जय हिंद बच्चों। अब हम चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। आंदोलन को हम दो भागों में करेंगे। पहले भाग में आंदोलन के आरंभ होने से लेकर नमक कानून को तोड़ने तक, और दूसरे भाग में हम करेंगे आंदोलन की प्रोग्रेस से लेकर आंदोलन की समाप्ति तक। बच्चों, पिछले भाग में हमने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बंद करने के बारे में पढ़ा था, जिसके कारण जो राष्ट्रीय आंदोलन था कमजोर पड़ने लगा। कांग्रेस के घटते जनाधार का लाभ उठाते हुए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1924 में उनको छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों की तरफ अपना ध्यान लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस के काउंसिल में प्रवेश न लेने का विरोध किया और कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। दूसरी तरफ कई युवा नेता कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे थे और उनका मानना था कि दोबारा से क्रांतिकारी घटनाओं को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में बच्चों 2 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को नव जीवन प्रदान किया, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भी शुरू हो जाते हैं। पहला कारण है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का असर। ये महामंदी 1929 और 30 के बीच में आई, जिसका भारत के ऊपर प्रभाव ये पड़ा कि कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, कृषि उत्पादों की मांग गिरी, निर्यात कम होने लगा, किसानों के लिए उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा, और 1930 तक ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उथल पुथल का समय शुरू हो गया। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। बच्चों, थोड़ा यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि 1919 के अधिनियम के धारा 84A के अनुसार 10 वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रोग्रेस को जांचने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। चूंकि सुधार 1921 में लागू हुए थे, इसलिए कमीशन 1931 में नियुक्त होना चाहिए था, परंतु यहाँ तो ये 1927 में ही बना दिया गया और 1928 तक साइमन कमीशन भारत आ पहुंचा। पर भारत में हर जगह साइमन कमीशन का विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत की ही प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानना है और भारतीय का न होना, इसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा। साइमन कमीशन के विरोध के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि सभी दल इकट्ठे हो गए। कमीशन के विरोध में भारत में एक बार फिर व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो गया। आयोग जहां जहां गया वहां वहां काले झंडों, हड़तालों, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत किया गया। यहाँ लाहौर में एक ऐसे ही जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, जिनके ऊपर पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया। बच्चों, इस लाठीचार्ज की चोटें इतनी गहरी थी कि कुछ ही समय के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और यहाँ आंदोलन और ज्यादा बढ़ जाता है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के न होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। उसी समय भारत के सचिव बर्कनहैंड ने भारतीयों को ये चुनौती दी कि वो एक ऐसे संविधान का निर्माण करके दिखाएं जिसे ब्रिटिश संसद के सामने पेश किया जा सके। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक 8 सदस्यों की समिति का गठन किया गया, जिसने कड़ी मेहनत से 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यहाँ बताना चाहूंगी कि इसको नेहरू रिपोर्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले 2 नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू थे। अंग्रेजी सरकार ने इस रिपोर्ट को ये कहकर कि बहुत ज्यादा प्रगतिशील है, इसको अस्वीकार कर दिया, जिससे भारतीयों में विरोध की भावना और बढ़ गई। बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए लॉर्ड इरविन ने ढुलमुल रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि गोलमेज सम्मेलन रखा जाए जिसमें संविधान पर चर्चा की जाएगी, परंतु इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने इनकार कर दिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी और एक प्रस्ताव रखा कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रस्ताव को पास कर दिया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 1930 से 1947 तक बच्चों
26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया गया। इस दिवस का इतना महत्व हो गया कि जब हमारा संविधान नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ तो उसको उस समय लागू न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। विरोध बढ़ता जा रहा था और अब समय आ गया महात्मा गांधी जी का आंदोलन से जुड़ने का। 16 फरवरी 1930 को साबरमती में आयोजित कांग्रेस सभा में ये फैसला लिया गया कि गांधी जी को आंदोलन से संबंधित सारे अधिकार दे दिए जाएं। परंतु अभी भी गांधी जी ने आंदोलन को टालने और सरकार से समझौता करने का प्रयास किया। उन्होंने 2 मार्च 1930 को लॉर्ड इरविन को एक खत लिखकर अपनी 11 मांगे प्रस्तुत की। इन 11 मांगों में सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखा गया था। इसमें नमक कानून, भूमि कर को कम करना ऐसी मांगे थी, परंतु लॉर्ड इरविन ने उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। यहाँ 11 मार्च को आखिरी बार सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि उनकी मांगे मांग लें, अन्यथा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। परंतु वायसराय ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और यहाँ से आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर आंदोलन को आरंभ करने का निर्णय लिया। अब बच्चों यहाँ पे सवाल उठता है, नमक ही क्यों चुना गया? जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारे भोजन के लिए नमक कितना आवश्यक होता है, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इसी नमक के ऊपर अपना एकाधिकार कर रखा था और इसीलिए निर्णय लिया गया कि नमक कानून को तोड़कर सरकार का विरोध किया जाएगा। और यहाँ से यात्रा शुरू हुई नमक कानून को तोड़ने की, जो कि 24 दिन में जाकर पूरी हुई। महात्मा गांधी जी अपने 78 क्रांतिकारियों के साथ चले। 240 मील के लंबा रास्ता उन्होंने पार किया और वो 5 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल सुबह नमक बनाकर उन्होंने सरकार का विरोध दिखा दिया और इसके बाद महात्मा गांधी जी का अनुसरण करते हुए पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। पहला भाग हमारा अब यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनकर दिए गए प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। धन्यवाद।